हेलो फ्रेंड्स। एक्चुअल में येस्टरडे हमने जो है या पुराने जो पिछले लेक्चर में जो है हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो है स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड जो है सारी टर्म्स हमने पढ़ी थी और काफ़ी डिटेल में हमने इनका स्टडी किया है। आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कैलोरीमेट्री। आप देख रहे हो लिखा हुआ है यहाँ पर कैलोरीमेट्री। ये जो टॉपिक है वो किन चीज़ों से डील करता है? तो कैलोरीमेट्री जो है वो किसी भी सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू है सी, जो हमने पढ़ा था, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये हम टर्म पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। इन सब टर्म्स को वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है या इनको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का हम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, वही टॉपिक है हमारा कैलोरीमेट्री। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम देख लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं कि पुराने लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा स्पेसिफिक हीट क्या होती है, देन मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, देन थर्मल कैपेसिटी क्या है या हीट कैपेसिटी क्या होती है, इनके फॉर्मूलाज हमने देखा। और एंड में देखा था हमने वाटर इक्विवेलेंट। मैं चाहता हूं कि अगर आप भूल चुके हो तो आप इन टर्म्स को या पुराने लेक्चर को फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके नोट्स को, उनके फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लीजिए, और फिर हम इस टॉपिक में बढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले, कैलोरीमेट्री ये एक बड़ा टॉपिक हो गया, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक कुछ फंडामेंटल्स देखने वाले हैं फ्रेंड्स, और वो है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या है ये चेंज ऑफ स्टेट? हम इसको पानी का एग्जाम्पल लेके, वाटर का एग्जाम्पल लेके जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हमें तो एक बात पता है कि जो पानी है वो सॉलिड स्टेट में कैसे होता है फ्रेंड्स, वो होता है आइस के फॉर्म में। फिर हम उसको हीटअप करेंगे या उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो आइस है वो हो सकता है कि 0 डिग्री से भी बिलो हो पहले उसका टेम्परेचर। इट विल स्टार्ट मेल्टिंग स्लोली, तो आइस विल कन्वर्ट टू लिक्विड, है ना। और देखिए, पहले क्या है, सॉलिड स्टेट, है ना। फिर वो कन्वर्ट होगा आपका लिक्विड में, और फिर लिक्विड जो कन्वर्ट होगा वो होगा आपका गैसियस स्टेट में। तो फ्रेंड्स, सॉलिड का जो मतलब वाटर का जो सॉलिड स्टेट है हम उसको आइस कहेंगे, इसको हम वाटर कहेंगे, और ये होगा आपका वेपर, है ना। तो कैसे कैसे कौन सी स्टेप्स आने वाली है वो देखते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी आसान और काफ़ी मज़ेदार होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको समझने के लिए। आपने ये पहले भी पढ़ा ही होगा, आपने 10 में, मैं बहुत श्योर हूँ कि आपने पढ़ा ही होगा। मान के चलते हैं कि आइस का जो टेम्परेचर है वो इनिशियली 0 डिग्री से भी कम था। तो हम, ये हमारा जो इधर वाला जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, मैं वो इसको हीट का ले ले रहा हूँ, और ये जो है ये टेम्परेचर एक्सिस में यहाँ पे काउंट करता हूँ, जो है वो डिग्री सेल्सियस में होगा ये वाला एक्सिस, है ना। तो जो समझ के चलते हैं कि आइस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, यहाँ से यहाँ तक हम, ये जो है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस में मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझे। 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, ये जो है ये आइस का स्टेट है या सॉलिड स्टेट है वाटर का। इसको हम क्या कहते हैं एक्चुअल में? तो ये 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर वाला पॉइंट होगा, ये वाला जिसको अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ये ए पॉइंट मान लीजिए, और ये पॉइंट बी पर आ गए। तो ए से बी, ए जो है वो -डिग्री में है, माइनस टेम्परेचर में है, मतलब 0 से भी कम है, बहुत ठंडा होगा ये तो, ज़बरदस्त। और फिर हमने इसको हीट देना स्टार्ट करा। इसका जो है वो टेम्परेचर जो है वो पहले 0 डिग्री पे पहुंचा। 0 डिग्री पे पहुंचा मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ते चला गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, 0 पे पहुंचा। अब 0 से आगे देखिएगा, 0 पे क्या होगा, ये पॉइंट बी पे क्या आने वाला है फ्रेंड्स, पॉइंट बी पे आने वाला है आपका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आपको ये वाला जो पॉइंट बी है इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, कि ये जो है, थोड़ा सा एक अदर इंक में मैं इसको दिखा देता हूँ। तो पॉइंट बी जो है इसको हम क्या कहने वाले हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग, ये एल है, मेल्टिंग पॉइंट। तो अब आगे क्या होगा, अब और अगर आप हीट दोगे, अब पूरी की पूरी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, और वाटर में कन्वर्ट होने के, है ना, जब वो आइस जो है 0 डिग्री पे आई, तो ठीक है, अब 0 से आगे उसका टेम्परेचर बढ़ने से पहले वो पूरी जो आइस है वो
वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले नेगेटिव टेम्परेचर से जीरो पे आया, मतलब टेम्परेचर बढ़ते चला गया, टेम्परेचर बढ़ते चला गया और ऊपर चला गया, जीरो पे पहुंचा, नेगेटिव से जीरो पे पहुंचा। पर अब जब हम एडिशनल हीट देने लगे, तो अब इस एडिशनल हीट का जो यूटिलाइजेशन है, अब उसका टेम्परेचर बढ़ने में नहीं हो रहा है। ये बड़ा एक मार्क करिए कि अब जो हीट का यूटिलाइजेशन है, हीट जो यूज होने वाली है, जो हम बाहर से दिए जा रहे हैं, वो हीट टेम्परेचर इंक्रीज होने में नहीं, तो उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए यूज होने वाली है। मतलब अब ये सॉलिड से जो है वो वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा, जब हम इसको बी से सी मार्क कर लेते हैं दोस्तों, है ना। और जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट जो है वो वाटर में जब कन्वर्ट हो गया, तब क्या होने वाला है, आइस इज मेल्टेड डाउन, मेल्टिंग चालू हो गया, मेल्ट हो गया, सी तक पहुंचा। और जैसे ही ये सी तक पहुंचा, अब पूरा का पूरा पानी जो है वो, सॉरी, आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से आगे जैसे ही पूरा आइस मेल्ट हो गया, फिर एक बार इसका टेम्परेचर जो है वो रेज होना स्टार्ट होगा। कहाँ तक टेम्परेचर रेज होगा, तो पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ और वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज हुआ। अब जब ये राइज हुआ, इसको हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 से ऊपर नहीं जाएगा। और फिर इसको, इस पॉइंट को हम कहेंगे, ये जो सी से जो डी पॉइंट तक हम पहुंचे हैं, इस डी पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉईल हो रहा है अब पानी, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट के बाद जैसे ये 100 डिग्री पे पहुंचा, अब फिर से इसका टेम्परेचर का बढ़ना रुक जाएगा। और फिर ये जो है अब स्टीम में, मतलब वाटर का जो कन्वर्जन है, वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा दोस्तों, इट विल गेट कन्वर्टेड टू स्टीम, है ना। मतलब उसका वेपराइजेशन हो रहा है, वो अपने गैसियस फॉर्म में जा रहा है। और फिर इससे आगे फिर एक बार इसकी जो हीट है या टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा, गैस फेज में चला जाएगा ये, है ना। स्टीम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए, अलग अलग फेज थे, मैं एक बार इसको दो बिल्कुल शॉर्टकट में रिवाइज कर रहा हूँ। हमने क्या किया, एक वाटर का कंटेनर, ये आइस का क्यूब है ना, जकड़ा हुआ है बिल्कुल, इसको हमने हीटअप किया। हीटअप करने के बाद क्या हुआ, कि आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हुआ। फिर हम इसको हीट करते ही रहे, फिर क्या हुआ, तो ये गैसेस में कन्वर्ट हुआ, है ना। ऐसे इसका एक प्रोसीजर था। तो इसका नेगेटिव टेम्परेचर पहले जीरो पे आया, जीरो से आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हुई, यहाँ तक जब तक जीरो तक नहीं आता तब तक वो मेल्ट नहीं हुई, इस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फिर आइस जो है पूरी मेल्ट होकर वाटर में चली गई, तब तक कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा, मतलब हीट का पहला यूटिलाइजेशन जो था ए से बी लाइन में, वो टेम्परेचर रेज करने में हुआ। आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो अब रेज नहीं हो रहा है, और जो गिवन हीट है, जो हम यहाँ पे कंटिन्यूसली हीट दे रहे थे, वो किस में कन्वर्ट, वो क्या किस में यूज होने लगी, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होने लगी। उसके बाद जो है फिर एक बार इस पॉइंट से, सी पॉइंट से एक बार पूरा कन्वर्जन हो गया है लिक्विड में, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा एक पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक वो जो सब्सटेंस है वो बॉईल नहीं हो जाता, क्योंकि वाटर है तो हम यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। और फिर एक बार जो हीट जो है पूरी की पूरी यूज किस में हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने में, है ना। फिर एक बार जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, अब टेम्परेचर बढ़ना फिर बंद हो जाएगा, और क्या होगा, जो गिवन हीट है वो उसको, उसके स्टेट को कन्वर्ट होने के लिए यूज होगा, और एक बार कन्वर्ट हो गया क्या, फिर से एक बार टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने अलग अलग फेजेस देखे चेंज ऑफ स्टेट के। तो इसमें जो है मेल्टिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, सब ये आपको होपफुली ध्यान में आ गया होगा। पर हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, कि किसी भी सब्सटेंस का, चलो हमने एग्जांपल तो वाटर का लिया है, पर हम पढ़ने वाले हैं फॉर एनी सब्सटेंस दोस्तों, फॉर एनी सब्सटेंस, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। मतलब अगर आप प्रेशर अगर चेंज कर देते हो, तो किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे वाटर का अगर 0 डिग्री था बॉइल मेल्टिंग पॉइंट,
या फिर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, तो अलग प्रेशर पे, डिफरेंट प्रेशर पे ये जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए इसीलिए प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा जल्दी आ जाता है। लेकिन हम बहुत मतलब हाई प्रेशर पे अगर वो रखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा और फ्रीजिंग ये मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, है ना। इसीलिए प्रेशर कुकर में जो कुकिंग है वो जल्दी हो जाती है। इसके अलावा एक और स्टेप होती है और वो है सब्लिमेशन वाली स्टेप। देखो, सब्लिमेशन में क्या होता है कि कुछ कुछ जो मटेरियल है वो डायरेक्टली सॉलिड से जो है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये स्टेज हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक में फिर एक बार देख लेते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, फेज डायग्राम, है ना। मैं बहुत ही डिटेल में हर छोटा पॉइंट जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे ये वीडियो लेक्चर हो तो आपको हर एक पॉइंट ऑलमोस्ट कवर हो जा रहा है जो भी आपकी थ्योरेटिकल स्टडी के लिए रिक्वायर्ड है। फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें मैं दो एग्जांपल लूँगा। एक एग्जांपल होगा ऐसे सब्सटेंसेस जो है जो मेल्ट होने पे या हीट देने पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक वाटर, है ना। हम यहाँ पर पहला जो केस देखेंगे, सब्सटेंसेस विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, ऑन मेल्टिंग। इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल खुद वाटर है ना। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ वाटर। तो ये जो प्रेशर टेम्परेचर कर्व है या फेज डायग्राम है वो पहले हम वाटर के लिए देखेंगे और फिर सब्सटेंसेस which expands which expands on melting। जैसे कोई भी अदर सब्सटेंसेस, हम यहाँ पे जो एग्जांपल है वो एग्जांपल जो है वो CO2 का लेने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमने दो एग्जांपल देखने वाले हैं, देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे हम कि एक एप्रोप्रिएट हम डायग्राम, फेज डायग्राम निकालने वाले हैं विद प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बट प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर हम तीन एक्सेसेस ले लेंगे तो पेपर पे जो है वो, सिर्फ पेपर पे तो हम 2 डायमेंशनल ही डायग्राम बना सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पेपर पे जो है वो 2 डायमेंशनल ही डायग्राम बना सकते हैं, तो हम सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर का लेंगे और वॉल्यूम का हम यहाँ पे डायग्राम नहीं दिखाने वाले। तो फर्स्ट फेज डायग्राम के लिए यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। ये है आपका पहला वाला फेज डायग्राम जो कि इस वाले सब्सटेंस के लिए, वाटर के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये वाला एक्सिस जो है वो मैं टेम्परेचर वाला ले रहा हूँ और ये वाला जो एक्सिस है वो प्रेशर वाला ले रहा हूँ, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो टेम्परेचर वाला ले लिया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्टीम लाइन। स्टीम लाइन ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक आइस लाइन होगी इस तरीके से। इनको मैं डॉटेड तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ फ्रेंड्स। और ये जो है वो, ये जो है आपकी होरफ्रस्ट लाइन कहते हैं इसे। मैं लिख देता हूँ स्टीम लाइन, ये वाली। इसका हम नाम दे देते हैं ए से बी। और फिर जो आपकी आइस लाइन है वो है आपकी सी से डी, आइस लाइन। और ये इसका नाम है होरफ्रस्ट लाइन। इसका नाम देते हैं हम ई से एफ। और ये जो सेंटर का पॉइंट है जहाँ पे तीनों कर्व आकर मिलेंगे, अगर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो वो जो आके मिलेंगे, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ट्रिपल पॉइंट। एक्चुअल में नाम देने की ज़रूरत नहीं, इसका नाम ट्रिपल पॉइंट ही होता है, ये जो मैंने ब्लू में दिखाया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर है क्या, स्टीम लाइन के ऊपर, मतलब प्रेशर देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। स्टीम लाइन के जो ऊपर है ना, यहाँ पे वाटर स्टेट होती है, मतलब लिक्विड स्टेट होती है वाटर की, है ना। और जो आपका स्टीम लाइन के नीचे जो है, और ये जो होरफ्रस्ट लाइन है इसके नीचे जो ये जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा आपका वेपर्स होता है या स्टीम होती है ना। ये जो पोर्शन है आपका वेपर्स होता है। और ऑब्वियसली जो नाम सजेस्ट करता है, इस तरफ क्या होगा, ये आइस वाला होगा आपका पूरा का पूरा रीजन, है ना। तो यहाँ पे हमें, और अगर मैं सिमिलर कर्व ऐसे सब्सटेंस के ले लूँ जो कि मेल्ट होने पे जो है वो एक्सपैंड होने वाले हैं, तो देखिए ये कर्व ऐसे आएंगे कुछ। मतलब ये जो आपका ग्राफ है सी से डी का, इसका जो स्लोप है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव स्लोप है, इसका क्या हो जाएगा, ये स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो
बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बस इन लाइंस को हम किसी और इसके लिए क्या लिखते हैं, इसको हम कहेंगे वेपराइजेशन लाइन, है ना। और वेपराइजेशन लाइन के ऊपर जो है वो स्टेट कौन सा होगा, लिक्विड वाला, है ना। और फिर यहाँ पे ये वाली जो लाइन है हम इसको फ्यूजन लाइन नाम देते हैं, फ्यूजन लाइन, है ना। यहाँ पे कौन सा स्टेट होगा किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिड स्टेट होगा। और ये वाला जो लाइन है इसको हम देते हैं सब्लिमेशन लाइन, सब्लिमेशन लाइन। और यहाँ पे कौन सा स्टेट होगा आपका, गैसियस स्टेट होगा। ये लिक्विड स्टेट, वेपराइजेशन और फ्यूजन के बीच में लिक्विड स्टेट, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन के बीच में गैसियस स्टेट, और फ्यूजन और सब्लिमेशन के बीच में सॉलिड स्टेट। और आप देख रहे हो फिर से जहां पर ये तीनों कर्व एक्स्ट्रापोलेट करके मिलेंगे उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पे हमें ट्रिपल पॉइंट को थोड़ा सा एक बार देखना होगा कि व्हाट इज दिस ट्रिपल पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल पॉइंट क्या है, तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर जो है तीनों सब्सटेंसेस की गैसियस, सॉरी किसी भी सब्सटेंस की तीनों स्टेट, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, तीनों ही एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसे एक हाइपोथेटिकल पॉइंट को प्रेशर और टेम्परेचर के जो है हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम भी आप मान सकते हो। तो हम ट्रिपल पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज ए particular point on PT phase diagram which represents all the three states at the point at which all the three states coexist, है ना। ट्रिपल पॉइंट को मैं लिखने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ए पर्टिकुलर point in pressure temperature phase diagram, pressure temperature phase diagram रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट करने वाला है ये दोस्तों, रिप्रेजेंटिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन कोएग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, या आप ऐसा मतलब ये जो मैं मतलब इस अगर को इस टॉपिक को थोड़ा सा और अगर मैं बताने जाऊं, तो अगर ये तीनों जो लाइन है वैसे क्रॉस करके अगर ऐसे बन जाए तो इनके बीच में एक ऐसा एक एरिया बन सकता है जिसमें इस पूरे एरिया में जो मैं डार्क एरिया बना रहा हूँ, इस एरिया में क्या होना चाहिए, किसी भी सिस्टम्स को तीनों स्टेट में होना चाहिए। बट ऐसा कोई एरिया बन ही नहीं सकता, है ना। ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं कि ऐसा कोई एरिया बने इन तीनों लाइंस के बीच में जिसमें तीनों स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करें। तो ट्रिपल पॉइंट बस एक में पॉइंट है जहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम पे जो है तीनों स्टेट जो है वो किसी भी सब्सटेंस की कोएग्जिस्ट करेगी। अदरवाइज कोई एरिया, पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर का कोई एरिया नहीं बन सकता कि जिसमें ये एग्जिस्ट करें, है ना। तो ट्रिपल पॉइंट आप समझ चुके हो। ये वैसे भी आपने शायद इस टॉपिक को पहले भी 8, 9, 10 में पढ़ा ही होगा फ्रेंड्स, फिर भी मैं इसको एक बार डिटेल में लेना चाहता था। अब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैं डेफिनेशन आपको समझाने जा रहा हूँ, और वो है आपकी लैटेंट हीट। लैटेंट हीट में भी दो टर्म्स होगी आपके पास, एक होगी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या है दोस्तों, तो लैटेंट हीट ये क्या किस्सा है, पहले इसको समझ लेते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो तीन स्टेट में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस, हमने देखा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में कोई ऑब्जेक्ट है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट विच इज इन सॉलिड स्टेट। अब क्या करेंगे हम, इस ऑब्जेक्ट को जो है हीट अप करेंगे, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। मान के चलते हैं कि मैंने इसको कुछ क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी,
तो पहले जो है ये जो है सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर राइज होगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस ये जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना। तो मुझे जो है देखना है कि अगर मैं 1 ग्राम ऑफ सॉलिड को ले लूं, कितना सॉलिड सब्सटेंस लिया मैंने, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, और उसको मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी होगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert 1 gram of substance from solid state to liquid state, from solid state to liquid state, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, बट किस चीज के लिए। अब देखो हमने जो स्पेसिफिक हीट जो कॉन्सेप्ट देखा था उसमें क्या हो रहा था दोस्तों, जो हम हीट देते थे वो टेम्परेचर रेज करने के लिए देते थे, है ना। बट यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम अब टेम्परेचर रेज नहीं करने की सोच रहे हैं, अब हम उसका स्टेट चेंज करने की सोच रहे हैं। तो जो हमने पुरानी डेफिनेशंस पढ़ी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने जो पढ़ा था वो क्या था, उसमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम ऐसा करने वाले हैं क्या, नहीं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि हम देखने वाले हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, है ना। तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, ये क्यों अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, इसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं। बट अगर लिक्विड से गैशियस में अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है दोस्तों, गैशियस में, मैं ऐसे ऐसे लाइंस दिखा रहा हूँ गैशियस की, गैशियस स्टेट में अगर कन्वर्ट करना है, और हमने इसके लिए कुछ फिर एक बार क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दी, है ना, या क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट कंसिडर करते हैं, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड 1 ग्राम ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू ए गैशियस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। आपको समझ में आया। तो इसको मैं लैटेंट हीट को एक बार डिफाइन कर देता हूँ दोस्तों, है ना। देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस, है ना। तो लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ हीट required to convert unit mass of substance from solid to liquid। जैसे ही हम सॉलिड टू लिक्विड कहते हैं तो इसको ब्रैकेट में हम लिखते हैं फ्यूजन वाला, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, और लिक्विड टू गैशियस। और अगर लिक्विड टू गैशियस है तो हम ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। तो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैशियस। अगर सॉलिड टू लिक्विड है तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर लिक्विड टू गैशियस है तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ये लिखना बड़ा जरूरी है कि ये जब हो रहा था तब कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा था, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, है ना। मैं इसके लिए इस पूरे वीडियो में लिखते रहता हूँ ताकि आप मेरे साथ नोट डाउन करो, और मेरे वॉइस के साथ अगर आपको कोई अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो आप उसको लिखो, ये मैं चाहता हूँ। इसके पीछे का जो है लॉजिक यही है। तो मैं इसको सिंपल लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को जो है एल से डिनोट करते हैं, लैटेंट हीट को एल, ये है आपका सिंबल है, यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए, लैटेंट हीट कैपिटल एल, लैटेंट हीट कैपिटल एल। मैं इसको सिंपल भाषा में सिंपल फॉर्मूला क्यू, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, तो m इंटू एल लिख दिया। इसीलिए L का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा आपका, टोटल हीट अपॉन टोटल मास। ये और ये दोनों फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, और इसका यूनिट क्या होने वाला है आप बता सकते हो। ये क्या है, एनर्जी है, तो SI यूनिट क्या होगा दोस्तों, बताइए आप मुझे। ये जूल अपॉन मास का क्या होता है, किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम। जो CGS यूनिट है वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे
कैलोरी पर ग्राम, है या नहीं? तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो, कैलोरीमेट्री की जो रिक्वायर्ड कुछ स्पेशल डेफिनेशन है वो अब हमने पढ़ ली। अब हम एक्चुअल में इस टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। अब आपको लगेगा सर कैलोरीमेट्री पे आने के लिए हम पिछले 1.5 लेक्चर से तो हम सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेशन सिर्फ अभी काम में आएगी। ये डेफिनेशन बहुत जगह पे, बहुत सारी जगह पे हम यूज करने वाले हैं। सो डोंट वरी, ये हमारा कोई भी टाइम ये वेस्ट नहीं हुआ है। अब हम एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, कैलोरीमेट्री, है ना? थोड़ा अलग है टॉपिक, बट बड़ा मजेदार है, आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन को यूज करते हुए हम कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं। क्या है ये? तो मैंने पहले ही आपको थोड़ा सा लेवल पे इसको डिस्क्राइब करके रखा है, या थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देकर रखा है कि अमाउंट ऑफ हीट या कोई भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर मुझे निकालनी है, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं कैलोरीमेट्री इस टॉपिक का यूज करता हूँ। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर का नाम होगा कैलोरीमीटर। दिख रहा है आपको? मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है, पर मैं फिर भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस कंटेनर को जो है, जो कैलोरीमीटर को जो है, हम एक आउटर वॉल से जो है पैक कर देंगे, ताकि, और इसके बीच में वूल या कॉटन को फिलअप कर देंगे। इसका क्या रीजन है? ताकि जो इसमें अगर हम कोई गरम अगर कोई सब्सटेंस डाल देते हैं या वाटर अगर हम इसमें डाल देते हैं, तो इसमें से रेडिएट होके हीट ना जा पाए, ऐसे रेडिएशन जो है वो पॉसिबल ना हो दोस्तों। इसलिए हमने ये कोटिंग लगा दिया, और इसको फिर ऊपर से हम पैक भी कर देंगे। इसमें अब हम प्रोसीजर क्या करते हैं? प्रोसीजर कुछ नहीं, बड़ी सिंपल है। एक सब्सटेंस लीजिए, एक सॉलिड सब्सटेंस ले लिया मैंने, और इसका जो मास है वो है आपका m1 मास एट टेम्परेचर T1। देखिए दोस्तों, ये इसको ना बड़ा मतलब ध्यान में रखिएगा कि m1 किसका मास है, T1 किसका मास है। मैं लिखने वाला हूँ इसको अलग से। m1 इज द मास ऑफ द सब्सटेंस एट टेम्परेचर T1। ये इसको हमने हीट अप कर लिया हायर टेम्परेचर पे, और ये वो सब्सटेंस है जिसका मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना चाहता हूँ, फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ये सब्सटेंस जो है इसका, अब इसका टेम्परेचर T1 है, और वाटर का जो टेम्परेचर है वो ओरिजिनली इनिशियल टेम्परेचर जो वाटर का वो T है, T, है ना दोस्तों? अब मैंने इस सब्सटेंस को इसमें डाल दिया थोड़ी देर बाद, है ना? मैं एक अलग डायग्राम यहाँ पर ले लेता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो ये हमारा कैलोरीमीटर है, और हमने क्या किया, अब इसमें ये लिक्विड में ये हमारा जो सब्सटेंस है इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है क्या नहीं? ये टेम्परेचर T1 पे था, और ये जो वाटर का टेम्परेचर था वो T2 था। बट थोड़ी देर बाद, और इस पानी को धीरे 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 हम घुमाने लगे, स्टर करने लगे, थोड़ी देर बाद जो है इस सब्सटेंस का और इसका दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या बन जाएगा दोस्तों? T2 बन जाएगा, है ना? क्या होगा कि ये जो सब्सटेंस है वो कुछ हीट जो है इस पानी में लॉस करेगा, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे था, तो कुछ हीट जो है इसमें वो लॉस कर देगा, और इसने जितनी हीट लॉस करी है उतनी ही हीट जो है वो पानी जो है वो गेन करने वाला है। तो फंडा क्या है कैलोरीमेट्री का? फंडा क्या है? अरे बड़ा सिंपल फंडा है। फंडा है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। अरे इतना सिंपल फॉर्मूला है। हीट जितनी इस सब्सटेंस ने लॉस करी, उतनी ही हीट इस पानी ने और कैलोरीमीटर ने गेन करी। The amount of heat lost by the substance is the amount of heat gained by the water and the calorimeter। तो यहाँ पर अब हम कुछ नोटिफिकेशन या कुछ जो सिंबल्स है वो बड़े क्लियर लिखने वाले हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ, इसका कुछ रीजन है, आप भी इसको बहुत कंसंट्रेशन से देखिए। M1 क्या है? M1 है मास ऑफ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम पता करने वाले हैं। हम कैलोरीमेट्री क्यों यूज करते हैं? टू फाइंड, यूज क्या है? टू फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब C, और लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस।
दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट सी फाइंड आउट करने का तरीका अलग और एल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला तरीका अलग है ना। यहाँ लिखा है मैंने, आपको दिख रहा है, टू फाइंड सी और एल ऑफ ए सब्सटेंस। तो हम नोटिफिकेशंस या उसके सिंबल्स देखने जा रहे हैं। m1 क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, जिसका हमको सी या एल फाइंड आउट करना है कि नहीं। और फिर t1, t1 इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मास m1। ओके, t क्या है, t इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर। इस कैलोरीमीटर के अंदर क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है दोस्तों। T2 क्या है, T2 फाइनल टेम्परेचर। अरे किसका फाइनल टेम्परेचर, सभी का फाइनल टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा ही। M2 क्या है दोस्तों, M2 इज मास ऑफ वाटर यूज्ड। अरे बहुत बढ़िया, कितना पानी हमने इस कंटेनर में यूज किया है उसका भी मास हमें पता होना चाहिए। और फिर यहाँ देखेंगे कि W, अरे W पुराने वाले लेक्चर में हमने यूज किया है ना इसको, वाटर इक्विवेलेंट, सबसे आखिरी वाली जो डेफिनेशन थी दोस्तों। अगर आप इसको नहीं समझे हो तो पुराने वाले लेक्चर का, इससे पहले वाले लेक्चर के आखिरी 10 मिनट देख लीजिएगा, आपको वाटर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा रिवाइज करने की बात है तो मैं अभी कर देता हूँ। वाटर इक्विवेलेंट है कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, है ना, to raise the temperature of water, yeah, amount of heat required, sorry, amount of water required to raise the temperature of water, which is equivalent to the same amount of temperature we have to raise for the body। मतलब कितना पानी हमको चाहिए ताकि हम उतनी ही हीट दे पानी को और उसका टेम्परेचर उतने ही अमाउंट से रेज हो जितना के उस सब्सटेंस का हुआ था सेम अमाउंट ऑफ हीट देके, है ना। मैं बस हल्के से इसको रिवाइज कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप पुराने लेक्चर में जाके पिछले 10 मिनट, आखिरी के 10 मिनट इसमें देख लीजिए, काफ़ी डिटेलिंग इसमें करी हुई है। तो हमने देखो सिंबल्स बना लिए, m1 मास ऑफ सब्सटेंस, ये वाला जो हमने सब्सटेंस लिया था, ये वाला जो सब्सटेंस है उसका मास, उसका इनिशियल टेम्परेचर T1, T जो है वो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ, इसको मैं सिंबल्स को थोड़ा बदल देता हूँ। T2 जो है वो है आपका इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, और T को मैं फाइनल टेम्परेचर लेने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, T को मैं फाइनल टेम्परेचर लेने जा रहा हूँ। ध्यान में दीजिए, यहाँ पे भी मैं इसको T2 बदल देता हूँ और ये जो है वो आपका T है। कुछ ज़रूरत है फॉर्मूले की, इसलिए मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ, बट आप ध्यान दीजिएगा। M2 इज मास ऑफ वाटर और W इज वाटर इक्विवेलेंट। तो क्या होने जा रहा है, अरे बड़ा सिंपल है, हमारा तो फंडा है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। अरे भाई हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, अरे खत्म हो गया आपका कैलोरीमेट्री, इतना ही सिंपल फॉर्मूला है, और कुछ तो हमें पढ़ना ही नहीं है। बट हीट लॉस किसने की, कितनी की, कैसे की, ये तो जानना जरूरी होगा। अरे हाँ, तो कैसे हुई थी, ये जो कोर्स है इसको आप बहुत अच्छे से सुनिए। हीट लॉस कैसे हुई थी, किसने करी थी, तो हमें जिस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, ये जो सब्सटेंस है मास m वाला, इसका इसका टेम्परेचर हमने T1 पहले रखा था जो कि ज्यादा है, और इस T1 टेम्परेचर वाले मास को हमने कैलोरीमीटर में डाल दिया, है ना। कैलोरीमीटर में डालने के बाद, कैलोरीमीटर में जो पानी है उसमें डालने के बाद ये हमने इसमें डाल दिया, क्या होगा, ये सब्सटेंस अपनी हीट लॉस करेगा। क्यों, क्योंकि सब्सटेंस हायर टेम्परेचर पे है, पानी और कैलोरीमीटर लोअर टेम्परेचर पे है, T2 पे। और फिर फाइनली सब्सटेंस, पानी और कैलोरीमीटर तीनों ही एक इक्वल, एक सेम टेम्परेचर T पे आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। देखो आप प्रोसीजर को बहुत अच्छे से समझो। सब्सटेंस को हीट किया, सब्सटेंस ऑलरेडी हीटेड है, टेम्परेचर T1 पे है, इसको मैंने पानी में डाला, जो पानी कैलोरीमीटर में रखा हुआ है, और थोड़ी देर बाद सब्सटेंस का, पानी का और
कैलोरीमीटर का, तीनों का टेम्परेचर T हो गया। मतलब सब्सटेंस ने हीट लॉस करी। अच्छा, कितनी लॉस करी? तो हम हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ मास m इंटू सी इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ। यहां ध्यान दीजिए, चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिख रहा हूं मैं। इनिशियली मास जो है उसका टेम्परेचर T1 था, इनिशियली T1 था और फाइनली वो T पे आया। फाइनल टेम्परेचर कितना आया था दोस्तों इसका? T। इनिशियल T1 था, फाइनली T पे आया लॉस होने के बाद, तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ आपका T1 माइनस T। ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये मैं समझा रहा हूं। हीट लॉस करी सब्सटेंस ने, ठीक है। हीट गेन देख लेते हैं दोस्तों। हीट गेन किसने किसने करी? तो हीट जो है वो पानी ने भी कुछ हीट गेन करी और कैलोरीमीटर ने भी हीट गेन करी। W क्या है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, मतलब जो हमने ये यूटेंसिल यूज किया था उसका वाटर इक्विवेलेंट है ना। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, नहीं समझा हो तो दोबारा जाइएगा पुराने लेक्चर में और लास्ट के 10-15 मिनट का लेक्चर देख लीजिएगा। तो दिस W इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। तो हीट गेन वाटर ने करी थी। अच्छा भाई, तो m इंटू मास, ये तो सब्सटेंस का मास m1 था, वाटर का मास कितना था दोस्तों? m2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर WCW, हमें ये पता है ये 1 होता है, इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है दोस्तों? ये 1 होता है, बट फिर भी मैं CW ऑफ वाटर लिख रहा हूँ। इंटू कितने से टेम्परेचर चेंज हुआ? तो पानी का टेम्परेचर T2 था, जो बढ़ के देखिए यहां पर मैं समझा रहा हूं, T1 टेम्परेचर फॉल होके T पे पहुंचा है ना, और T2 टेम्परेचर राइज होके T पे पहुंचा है ना। T1 फॉल हुआ T पे पहुंचा, T2 राइज हुआ T पे पहुंचा। तो T2 राइज हुआ है तो ये हुआ आपका T माइनस T2। क्या सिर्फ इसी में हीट लॉस हुई थी? सिर्फ पानी का टेम्परेचर बढ़ा था? नहीं भाई, कैलोरीमीटर का भी बढ़ा था। तो कैलोरीमीटर को हम देखेंगे वाटर इक्विवेलेंट वाले फंडे में। तो कैलोरीमीटर जो है उसको हमने वाटर इक्विवेलेंट फंडे में अगर हमें देखना है तो इसको देखिए, हम ये फॉर्मूला अब हम कैसे बनाने वाले हैं। ये फॉर्मूला हम बनाएंगे W इंटू वाटर इक्विवेलेंट इंटू C ऑफ W, दैट इज ऑफ वाटर, इंटू T माइनस T2। तो अगर कुछ चीजें हम इसमें कॉमन देख ले तो ये हो जाएगा आपका m2 प्लस वाटर इक्विवेलेंट W इंटू C ऑफ वाटर T माइनस T2, है ना। और इसको अब हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि हीट लॉस जो है उतनी ही गेन है। m1 इंटू सी इंटू T1 माइनस T इज इक्वल टू, बड़ा गाना गाने का दिल कर रहा है पर नहीं गाऊंगा, आवाज़ बहुत गंदी है मेरी, गाना तो बिल्कुल नहीं गा सकता मैं, आप एक्सपीरियंस से जानते हो। T माइनस T2, अरे यहाँ यहाँ हमारा T2 नहीं लिखा गया, अरे क्या बात है, अब हमने लिख दिया। तो मुझे तो C पता करना था, चलो C पता करते हैं। C इज इक्वल टू m2 प्लस W इंटू CWT माइनस T2 अपॉन, अरे भाई बची हुई चीजें सारे एक तरफ ले आओ, मत पढ़ाओ हमें ज्यादा। अरे बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे आपको ज्यादा, बिल्कुल कम से कम में। ये आ गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला याद कैसे करना है सर? अरे फॉर्मूला याद कभी करना ही नहीं है हमें, हमें तो बस इसकी प्रोसीजर याद करनी है। हीट लॉस, हीट गेन। हीट किसने लॉस करी? सब्सटेंस जो हायर टेम्परेचर पे था, पानी में डाला, उसने हीट पानी और कैलोरीमीटर को दे दी तो कम हो गई, T1 से टेम्परेचर T पे आ गया। अच्छा, इज इक्वल टू हीट गेन। हीट गेन किसने करी? पानी और कैलोरीमीटर ने। कहां से करी? सब्सटेंस से करी। जो इनिशियली T2 टेम्परेचर पे था वो राइज होके कहां पे चला गया? T पे चला गया। अरे बहुत अच्छा। हीट लॉस m1 इंटू सी इंटू T1 माइनस T। हीट गेन m2 प्लस वाटर इक्विवेलेंट इंटू C ऑफ वाटर इंटू T माइनस T2। कौन किस में से माइनस करना? तो T1 जो है वो ज्यादा था, T जो है वो कम था, तो T1 माइनस T कर दिया दोस्तों। कौन इसमें से फिर से दूसरे फॉर्मूले में T2 कम था, T ज्यादा है, तो T माइनस T2 कर दिया। देखो कितना आसान होते जा रहा है, बहुत आसान है। आप फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करेंगे, प्रोसीजर याद करेंगे। और ये हमारी प्रोसीजर हुई कैलोरीमेट्री की। किस चीज की प्रोसीजर है ये? तो ये प्रोसीजर है टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड, है ना। पूरी प्रोसीजर किसकी है? यहाँ हेडिंग करे क्या कैलोरीमेट्री में?
टू फाइंड, ये क्या है, हेडिंग है, ये मैं बड़ा एरो दिखा रहा हूँ, टू फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। सी को मैं ना बार बार नहीं लिखूंगा, स्पेसिफिक हीट है ना, बड़ा लंबा हो जाता है, मेरे को जान पे आता है सब लिखना, आप भी जानते हो, आपको भी जान पे ही आता है सब लिखना, और मैं तो पहले से ही आलसी हूँ, तो ये आप समझ सकते हो। ठीक है, मज़ा तो आपको भी आया, डिनाई मत करिए। और फिर एक छोटा सा टॉपिक, मुझे पता है थोड़ा सा हेवी हुआ है, पर एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करे। चलो ठीक है, मैं अगले लेक्चर के लिए रख देता हूँ इसको। अभी आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगले टॉपिक में हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, और फिर हम उसके कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। बिल्कुल मिस मत करिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। द मोमेंट वी कवर द न्यूमेरिकल्स, द टॉपिक विल बिकम टू इजी। फॉर्मूला बनाते वक्त हो सकता है आपको ये डिफिकल्ट लग रहा हो, अजीब लग रहा हो, बट न्यूमेरिकल्स के लिए ये बहुत आसान टॉपिक होने वाला है, और बिलीव मी, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बनेगा आपका इस टॉपिक में। बिल्कुल भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और न्यूमेरिकल्स इसके अटेंड करके रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस करके रहेंगे। कैलोरीमेट्री बहुत फालतू टॉपिक है, इसको ऐसे हवा में उड़ाने जा रहे हैं हम, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अगला तो ये दो पार्ट्स में मैं बनाने जा रहा हूँ कैलोरीमेट्री का टॉपिक, इसलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। उसको क्या कहते हैं जापानीज में, सायोनारा वगैरह वगैरह, पर इतना ड्रामेटिक नहीं होंगे हम। आप तो जानते हो मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, पर इतना ड्रामेटिक नहीं होते हुए आज के लिए क्लोज कर रहा हूँ। आपको कोई भी क्वेरीज है, समझ में नहीं आया हो, आप मुझे ज़रूर भेजिए। मैं आपको हर लेक्चर में कहता हूँ कि बच्चों आप मुझे फीडबैक दीजिए, आप मुझे बताइए क्या इंप्रूव हो सकता है। अच्छा है तो अच्छा कहिए, अरे क्यों नहीं, मज़ा आएगा मुझे भी तारीफ सुनने में। बुरा है, कुछ कमी है, वो भी कहिए, पर आप अपने जो कुछ फीडबैक है वो ज़रूर दीजिए। मैं ये तीसरा चौथा लेक्चर है, मैं आपके फीडबैक चाहता हूँ इस पे। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, जो कुछ है आप ज़रूर फीडबैक दीजिए। जो कोई लेक्चर एंड तक सुनता है वो जानता है कि हमको फीडबैक देना है, और सर फीडबैक लेते हैं। सो ठीक है, आज के लिए मैंने मेरी कलम रख दी है, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।